नमस्ते दोस्तों, ज्ञानवेद चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नए टाइप का म्यूचुअल फंड जिसे कहते हैं डिजिटल या टेक्नोलॉजी सेक्टर के म्यूचुअल फंड। तो इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, तो आपको नए नए नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। आज के वीडियो में हम ऐसे फंड्स देखने वाले हैं जो काफ़ी तेज़ रिटर्न देने वाले हैं। तो उसमें रिस्क कैसी हो सकती है, ये चीज़ भी हम आज जान लेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से किया जाए जिससे आपका जो मुनाफा हो वो बढ़ जाएगा। जब हम सेक्टरल या थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे चॉइस मार्केट में है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फार्मा फंड है, टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स है, कंजम्पशन सेक्टर के फंड्स है, एनर्जी है, ईएसजी, एमएनसी के फंड भी है, पीएसयू के फंड है और कुछ फंड ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी बने हुए हैं। तो क्या खासियत होती है इन सेक्टोरल फंड्स की? जैसे कि ये फंड जो होते हैं वो उस सेक्टर पे डिपेंड होते हैं और उस सेक्टर की जैसे इकोनॉमिक कंडीशन है वैसे अपना परफॉर्मेंस देते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें साइक्लिकल परफॉर्मेंस भी होता है। जैसे हमने देखा कि शुगर इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका काफी सारा परफॉर्मेंस होता है उस साइकिल पे जब वो कंपनी मुनाफा कमाती है। फिर इसमें जो एक्सपोजर लिमिट होता है वो भी आपका एक सेक्टर के लिए लिमिटेड होता है। तो अगर आप देखोगे कि बाकी कंपनीज अच्छी भाग रही है तो इस सेक्टर में आपका मुनाफा कम हो सकता है। जैसे एक सैंपल लेंगे अभी कि अभी आईटी सेक्टर वाले फंड जो है वो काफी पिछले 1 डेढ़ साल में काफी अच्छे परफॉर्म किए हैं। पर आप अगर एफएमसीजी के सेक्टर वाले कंपनीज देखोगे तो उसमें रिटर्न काफी कम है। तो अगर आपने मान लो एफएमसीजी सेक्टर के सेक्टोरल फंड को चूज किया तो आपका मुनाफा कम हो सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क भी होती है क्योंकि आपका अलोकेशन एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हो रहा है और आपके रिटर्न टारगेट्स आपको पता होने चाहिए पहले से कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फंड के लिए और कितने साल के लिए। आगे भी हम देखेंगे इस पे। अब बात करते हैं आज के मुख्य टॉपिक पे जो है डिजिटल या टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स। तो होता है क्या, इसमें से काफ़ी जो फंड होते हैं वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं। फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इन कंपनी का। इनका बिजनेस जो होता है बिजनेस प्रोसेस जिसको हम बीपीओ या बीपीएम कहते हैं उसमें भी इनका बिजनेस होता है। कुछ कंपनीज रोबोटिक्स या ऑटोमेशन पे भी काम करते हैं। अभी अभी का फिलहाल मार्केट देखें तो इन चीज़ों पे काफ़ी सारा फोकस इन कंपनियों का है। हर एक कंपनी दुनिया में अपना जो मार्जिन है वो बढ़ाने की कोशिश में अपना कॉस्ट रिडक्शन के फैक्टर में जाना चाहती है। तो काफ़ी सारे आईटी कंपनीज जो है ग्लोबली बिजनेसेस को ऐसी चीज़ों में हेल्प कर रही है जिससे इन कंपनियों का मार्जिन बढ़ने की संभावना है। अब इस सेक्टर में आने वाली प्रमुख कंपनियां कौन सी है जिसमें ये डिजिटल या टेक्नोलॉजी सेक्टर वाले फंड जो है वो पैसा लगाते हैं? उसमें लार्जली आप अगर देखोगे तो कंपनी चूज करती है इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इन जैसे दिग्गज कंपनियों के फंड में। तो ये कंपनियां किस अवसर को चूज करके अपना मुनाफा कमाती है? तो जैसे देखते हैं कि ये कंपनियां ग्लोबली बहुत सारे बिजनेसेस को या बिजनेसेस को कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए कि किसी को गल्फ कंट्रीज में अपनी तेल एक्सप्लोरेशन करनी है तो उस बिजनेस को भी ये कंपनीज हेल्प करती है कि आपका मुनाफा कैसे बढ़ सकता है, आप कैसे अपना बिजनेस एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है वो अच्छी तरीके से करते हो। और दूसरी चीज है कि ये कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कर देते हैं। उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं। फिर उस उन कंपनियों की जो आईटी सिस्टम है, आईटी डिपार्टमेंट है, उसका भी मेंटेनेंस इन कंपनियों को मिल जाता है। फिर ये कंपनीज कुछ सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करती है, कुछ टेस्टिंग की करते हैं, कुछ कंसल्टिंग की, ऐसे काफी सारे सर्विसेज इस सेक्टर में है। फिर बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज जैसे हमने पीछे देखा कि बीपीओ या बीपीएम, इस सेक्टर में भी ये कंपनीज अपना बिजनेस देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये सेक्टोरल फंड है तो इसमें रिस्क जो है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में माना जाता है। बट हर एक फंड ऐसा नहीं है। कुछ फंड ऐसे भी करते हैं कि जो कुछ अपना जो लागत होती है वो लार्ज कैप में डालते हैं, कुछ मिड कैप में डालते हैं, कुछ स्मॉल कैप में।
तो ये हम अलोकेशन के टाइम देखेंगे, बट इनका रिटर्न जो है पिछले कुछ सालों से वो हाई कैटेगरी में है। ये जो कंपनीज है डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर वाली, ये किस पे डिपेंडेंट है? तो इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है उसमें से काफी लोग जो है वो इस रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर ये कंपनी ग्लोबली आउटसोर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज खोजते रहते हैं और नए नए बिजनेस ढूंढते रहते हैं। फिर ये कंपनी नए नए आइडियाज लेके आते हैं जिसमें हो क्या सकता है कि क्लाइंट को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि उनके लिए एक नए सॉल्यूशंस की उनको आवश्यकता है। और चीज़ है कि इस इंडस्ट्री के लिए टैलेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो इंडिया में तो सॉफ्टवेयर का टैलेंट अबंडेंस है। ऐसे भी कहा जाता है कि इंडिया इज सऊदी अरेबिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने कुछ बड़े कंपनियों के नाम लिए, तो ये फंड्स क्या सिर्फ ऐसे ही कंपनियों में पैसा लगाते हैं क्या? ऐसा भी नहीं है। तो ये कुछ नए कंपनियों भी पैसा लगाते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि आईआरसीटीसी में पैसा लगाया, इन्फो एज, हैप्पीएस्ट माइंड, न्यूरेका का भी आईपीओ आ गया था। इसमें से अगर आप देखेंगे तो आईआरसीटीसी ये प्योरली आईटी कंपनी तो नहीं है, पर ये इस कंपनी ने ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम किया है जिससे हमारी काउंटर पे जो बुकिंग होती थी रेल टिकट की पहले, वो आ गई है काफी हद तक ऑनलाइन पे। तो एक बिजनेस मॉडल ही उसने चेंज कर दिया। तो इस तरह की कंपनियों की खोज करके भी ये म्यूचुअल फंड्स इसमें पैसा लगाते हैं। अब ऐसे फंड्स में पैसा लगाने से कुछ सावधानी भी तो रखनी पड़ती है। एक तो क्लियर है कि इसका जो परफॉर्मेंस है उस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अगर मान लो उस सेक्टर में कुछ रिसेशन है या मंदी का माहौल है तो अपना रिटर्न भी कम आ सकता है। और काफ़ी सारे आईटी टेक्नोलॉजीज कंपनीज जो है वो यूएस यूरोप के मार्केट पे डिपेंडेंट है। ऐसे काफ़ी हम आगे भी देखेंगे किस किस मार्केट में इनका बिजनेस चलता है। फिर एक डिमांड सप्लाई का गणित भी होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास काफ़ी सप्लाई है, काफ़ी सारा टैलेंट है, बट बिजनेस ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे में इस कंपनी में एक मार्जिन की टक्कर होती रहती है, तो उसमें से भी ये प्रॉफिट कम हो सकता है। काफ़ी सारी जो आईटी कंपनीज है वो नॉर्थ अमेरिका पे डिपेंड है, उसके बाद यूरोप पे। मैक्सिमम बिजनेस ये फर्स्ट टू रीजन से आती है। उसके बाद साउथ अमेरिका भी कुछ बिजनेस देता है इनको। कुछ हद तक इंडिया में सॉफ्टवेयर का बिजनेस है वो चाइना, मिडिल ईस्ट और एशिया से भी आता है। उसके बाद अपना इंडियन डोमेस्टिक मार्केट भी है, और ऑस्ट्रेलिया से भी काफ़ी कुछ बाजार इन कंपनियों को अभी मिल रहा है। तो यहाँ से ये कंपनीज अपना प्रॉफिट कमाती है। तो जैसे जैसे ऐसी कोई कंपनी हो जिसका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी इन सारे रीजन्स में फैला हुआ है, तो उसमें मंदी का माहौल जो है वो कम हो सकता है। तो हमने देख लिया कि कुछ इंडिया की दिग्गज कंपनियां, फिर एक नई नई कंपनियां, तो इसमें ही पैसा लगेगा क्या? ऐसा भी नहीं है। कुछ जो डिजिटल फंड्स जो होते हैं वो ग्लोबल कंपनियों में भी पैसे लगाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक्सेंचर है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, एप्पल। ये चार कंपनी है, या ऐसे भी काफी सारी कंपनीज है, ये जस्ट नाम हमने एक एग्जांपल के लिए दिए हैं। तो ऐसे कंपनियों में भी ये फंड्स पैसे लगाते हैं कुछ हद तक। तो अगर ये कंपनियां अच्छे काम करती है तो आपका मुनाफा भी उस फंड में अच्छा बढ़ेगा। अब बारी आ गई उस फंड के नाम देखने के। तो हम देखते हैं कि आदित्य बिरला का एक डिजिटल इंडिया फंड है, उसके बाद में फ्रैंकलिन इंडिया का टेक्नोलॉजी फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड है, और एसबीआई टेक्नोलॉजीज अपॉर्चुनिटीज फंड, और टाटा डिजिटल इंडिया फंड है। तो ये सिर्फ 5 फंड है ऐसे ही नहीं है। इसके अलावा कुछ ईटीएफ्स भी है, बट ईटीएफ्स में प्रॉब्लम क्या आ जाता है, तो उसमें एक फिक्स परसेंटेज होता है हर स्टॉक के लिए, तो आपका पैसा उसी परसेंटेज में बटेगा। पर इन फंड में क्या होता है कि ये फंड अपने फंड मैनेजर से डिसाइड कर सकते हैं कि इसका अलोकेशन प्रोफाइल जो है वो डायनामिकली कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उनको लगा कि यूएस मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, तो ग्लोबल कंपनीज में ये अपना अलोकेशन बढ़ा सकते हैं, उसके बाद बाकी रीजन में घटा सकते हैं। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड जो है अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब इन कंपनियों का प्रदर्शन कैसे रहा? हमने 5 साल का इन सारी कंपनियों का अब एक परफॉर्मेंस जो है वो मेजर किया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इन पांचों ने मिनिमम 150% तो रिटर्न यहाँ पे दिख ही रहा है चार्ट पे, और 250% के आसपास भी दिख रहा है। तो अभी हम आंकड़ों पे देखते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो टेक्नोलॉजी फंड है उसने लगभग 250% रिटर्न दिया है बस 5 साल में। उसके बाद
आदित्य बिरला का फंड भी 235% के आसपास प्रॉफिट दे रहा है। टाटा डिजिटल इंडिया का फंड, ये टाटा का फंड जो है वो मुझे लगता है कि ये 100 रुपए से भी 150 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट करता है। तो इस पे भी एक वीडियो बनेगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इस फंड में अपना एसआईपी या निवेश किया जाए, तो ये निवेश कैसे करना चाहिए? तो पहले तो है कि अपनी जोखिम क्षमता आप जांच लीजिए। उसके बाद आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं तो लीजिए। अगर नहीं है तो आप अपनी रिसर्च कीजिए। फिर इसमें अच्छी बात होगी कि अगर आप एसआईपी में पैसे लगाओगे धीरे धीरे, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो पहले किसी डेट फंड या लिक्विड फंड में डालिए, और अगले 18 से 24 फंड में आप एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर करके इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स कीजिए, इससे क्या होगा कि आपकी रिस्क जो होगी वो कम होगी। उसके बाद ऐसे फंड में लंबे समय का इन्वेस्ट निवेश करना काफी अच्छा होता है। और कुछ जोखिम के पहलू है जिस पे आप देखना चाहिए, जैसे ये डिपेंड होते हैं, ये कंपनीज जो है काफी हद तक ग्लोबल इकोनॉमी के पे सरवाइव करते हैं। उसके बाद मार्केट की कंडीशन कैसे है ये भी इनका परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकती है। इन कंपनी में हमेशा मार्जिन का एक प्रेशर भी होता है, जैसे काफी सारा कंपटीशन अगर मार्केट में है तो आगे जाके ऐसा होता है कि इनको मार्जिन पे झगड़ना पड़ता है। उसके बाद क्या है, काफी इंडियन कंपनीज का रेवेन्यू है जो यूएस डॉलर्स में आता है अभी। तो होता क्या है, जब अगर यूएस और इंडियन रुपी का रेट अगर कम हो जाएगा तो इनके मार्जिन जो है वो प्रॉफिट कम वो है वो कम हो सकते हैं। बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर कोई डिसीजन लेना है तो अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर सलाह कीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।